हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके 4th सेमेस्टर की हिंदी की लास्ट क्लास में मैंने आपको जीवन परिचय जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको करा दिए थे। आज मैं आपको शब्द व शब्द के भेद कराने जा रही हूँ कि यहाँ से भी आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को। शब्द क्या होता है? तो देखो, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की हम बात करें, लिखित सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है, ठीक है। और ये जो वर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं ये वर्ण ही मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। वर्ण वर्ण मिलकर के क्या बनाएंगे? शब्द। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा का, इसके बाद एक वर्ण ले लिया यहाँ पर ला और दूसरा वर्ण ले लिया मा, तो ये मिलकर के क्या बना देंगे? कलम। ऐसे एक वर्ण कमल बन जाएगा, कुछ भी आपका बन सकता है जब वर्णों को जब कलेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं मकल, पर इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो यहाँ से शब्द का मतलब क्या हुआ कि शब्द जो है वो वर्णों का सार्थक समूह है। यानी कि जब वर्णों को क्रम में व्यवस्थित करते तो वो कोई ना कोई अर्थ जरूर देगा। अगर अर्थ नहीं दे रहा तो वो शब्द नहीं, वो फिर वो निरर्थक शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, जैसे किताब, राम, कलम इत्यादि। शब्द के भेद की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, शब्द को 4 प्रकार से बांटा है। पहला प्रकार है रचना के आधार पर, दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है विकार के आधार पर। तो देख लो, सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना यानी कि उनकी जो वर्ण क्रम में व्यवस्थित हुए उस आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के आपके शब्द होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर आपके पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और आपका 5वां है संकर। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द कहाँ है? उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए हैं। अर्थ के आधार पर भेद देख लो, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समश्रुति भिन्नार्थक, ये अर्थ के आधार पर है। विकार के आधार पर शब्दों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहले है विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकार का मतलब क्या है कि हम जब शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हमने क्रिया बदली या कुछ भी बदला, लिंग बदला, तो उससे क्या हो, उस शब्द में परिवर्तन आ जाए तो वो होते विकारी, और परिवर्तन नहीं आए तो वो होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को फिर से बांटा गया है, जिसमें आपका 4 है दोनों में, ठीक है। 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं और 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। और इधर आ जाते हैं आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो इस प्रकार से आपके शब्द का वर्गीकरण है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार से बांटा था। सबसे पहला था हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा था यौगिक और तीसरे थे योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते जिनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कमल, ठीक है। इसके अगर मैं टुकड़े कर दूं, का इधर कर दूं प्लस माँ प्लस ला, तो इन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किससे मिलकर के बने होते हैं? 2 शब्दों के योग से मिलकर के बने होते हैं, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया विद्या और यहाँ पर ले लिया आलय, दोनों ही शब्द हैं। एक है विद्या और दूसरा है आलय, मतलब स्थान होता है। तो ये मिलकर के क्या बना देंगे? विद्यालय बना देंगे। तो ये विद्यालय शब्द मेरा क्या है? यौगिक शब्द है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, साथ साथ अगर हम इसके टुकड़े करेंगे, उन दोनों शब्द को अलग करेंगे तो वो प्रॉपर एक कोई ना कोई अर्थ जरूर देंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं यौगिक शब्द। इसके बाद आ जाते हैं योग रूढ़ शब्द पर। तो योग रूढ़ शब्द क्या है? 2 शब्दों के मेल से बने हैं पर एक नया ही अर्थ देंगे, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर को तो बने हैं, बट उसका जो भावार्थ निकल रहा होगा ना, उसको छोड़ करके कोई नया अर्थ देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया नीलकंठ, नीलकंठ, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स कंठ हो, गला, जिसका कंठ या जिसका गला कैसा हो? नीला हो। बट ये किसकी तरफ इंगित कर रहा है? ये जैसे नीलकंठ बोला वैसे सब नीलकंठ बोलते ही कम से कम 90% लोग ये समझ गए होंगे, हाँ भगवान शंकर जी की बात हो रही है। शंकर जी की इमेज आपके माइंड में कहीं ना कहीं आई होगी, या नाम तो आया ही होगा। तो नीलकंठ किसको बता रहा है? ये बता रहा है शंकर जी के बारे में। यानी कि जो आपके योग रूढ़ शब्द हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो
जो दो शब्द के मेल से बने हैं बट जो उसका अर्थ निकलना चाहिए उसको छोड़ करके एक विशेष अर्थ देंगे, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। अब इनके एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल रूढ़ शब्दों का, पानी, पा और नी अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, पा कोई अर्थ नहीं देगा और नी कोई अर्थ नहीं देगा। ऐसे घर, घा अलग कर दिया प्लस रा कर दिया, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे घास, रोटी, मकान, राम, कल, मन, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। माँ प्लस ना माँ का कोई अर्थ ना का कोई अर्थ। ऐसे का प्लस ला कर दोगे तो ना का ला का कोई अर्थ ना का कोई अर्थ। तो ये कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द देख लीजिएगा यहाँ पर। शिवालय, तो शिव प्लस आलय शिवालय हो जाएगा, जहाँ शिव जी की पूजा होती है। हिम प्लस आलय हिमालय, हिम भी अर्थ दे रहा है, आलय भी अर्थ दे रहा है और मिलके भी एक अर्थ दे रहे हैं। ऐसी छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्र यानी कि बच्चे, आवास मीन्स रहने की जगह और छात्रावास छात्रों के रहने की जगह है। ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, दोनों शब्द अर्थ देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जिन दो शब्दों से मिलकर के बना है वो दोनों ही शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं अलग अलग। ठीक है। इसमें तो अर्थ मिलेगा ही नहीं, खंड अगर हमने किया तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जब वो मिलकर के एक शब्द बन जाता है ना तो वो एक विशेष अर्थ देता है। बस यही खासियत है इन तीनों की। इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिएगा किसके? योग रूढ़ शब्दों के। तो इसमें आ जाएगा आपका पंकज। पंकज का मतलब है पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज बताता है केवल कमल को ही। कीचड़ में आपके और भी चीज़ें खिलती हैं, और भी चीज़ें रहती हैं, बट ये किसको इंगित कर रहा है? कमल की तरफ। चारपाई, चारपाई किसको इंगित करता है? खटिया यानी कि खाट को। ठीक है। और वैसे चार पैर किसके होते हैं? जो बेड होता है ना उसके भी चार पैर होते हैं, जो टेबल होती है उसके भी चार पैर होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो चेयर होती है उसके भी चार पैर होते हैं, लेकिन हम उनको तो चारपाई नहीं बोलते हैं। चारपाई सिर्फ किसको बोलते हैं? खाट या खटिया को। इसके बाद पीताम्बर, पीले हैं कपड़े। पीले कपड़े तो किसी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन पीताम्बर कौन बोला जाता है? भगवान कृष्ण को बोला जाता है। ये तो कृष्ण जी की तरफ इशारा कर रहा है। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका। अब भाई लंबा मोटा पेट तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, आसपास आपको बहुत सारे लोग दिखते हो, लेकिन लंबोदर किसकी तरफ इंगित हो रहा है? गणेश जी की तरफ। तो यानी कि एक विशेष ही अर्थ देते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो योग रूढ़ शब्द हैं, इस योग रूढ़ शब्द में कौन सी कैटेगरी वाले आ रहे हैं? सारे के सारे बहुब्रीहि समास वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पूरा का पूरा बहुब्रीहि समास आपका किस में आ जाता है? योग रूढ़ शब्दों में आ जाता है। चलिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब उत्पत्ति के आधार पर भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला था तत्सम। तत्सम कैसे होते हैं? तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। और तद्भव जो है वो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से कुछ बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्नि। अग्नि कैसा शब्द है? तो अग्नि है आपका संस्कृत का शब्द और हिंदी में हम उसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं? आग। ऐसी वर्ष, वर्ष है संस्कृत का शब्द, जैसा का तैसा हम लिख सकते हैं वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदी में हम इसको बरस बोलते हैं। ठीक है। 4 बरस ऐसे करके। ठीक है। मक्षिका, मक्षिका संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसको बोला जाता है मक्खी। ठीक है। तो मक्षिका हो गया तत्सम, मक्खी हो गया तद्भव। पर्यंक, पर्यंक है संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द हो जाएगा। पलंग होती है इसकी हिंदी। अक्षी, अक्षी आँख के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। हिंदी में भी अक्षी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो अक्षी जो है वो तत्सम है और आँख क्या है? तद्भव। ऐसे ही सूर्य तत्सम है, सूरज है तद्भव। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि तत्सम या तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो सीधी सी बात, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं तत्सम, और ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? तद्भव। कैसे याद रखोगे? तो संस्कृत में सम सम कुछ मिलता है ना, सम संस्कृत, तो याद रखना कि क्या सम वाला तत्सम वाला क्या है? संस्कृत का है। तत्सम किसका है? संस्कृत का शब्द है और तद्भव किसका? हिंदी का। इसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज का मतलब है जो स्थानीय बोली के शब्द होते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा, आसपास की भाषा से जो शब्द आ जाते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं जिस क्षेत्र पर, वहीं से आए हुए हैं, जिसमें आपका आ जाएगा कुल्हड़, लोटा, उथल पुथल, घोटाला। ठीक है। चकाचक, इस टाइप से आ जाते हैं आपके देशज में। विदेशज का मतलब है जो दूसरी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे आफत। आफत कैसा है? विदेशज शब्द है, उर्दू का है। कैदी, डॉक्टर, नर्स, स्कूल,
कप्तान, कारतूस, टिकट, ये सारे के सारे क्या है, विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से, जिसमें आपकी भाषाएं देखो, चीनी भाषा भी यूज़ हो जाती है, उर्दू के भी हो सकते हैं कुछ वर्ड, फारसी के भी हो सकते हैं, ऐसे आपके अंग्रेजी भाषा के भी वर्ड यहाँ पर यूज़, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी का ही वर्ड है बट हम हिंदी में यूज़ कर लेते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं, तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं, यानी कि दो भाषाओं के शब्दों को मिला के हम क्या बना देते हैं, संकर शब्द बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माल प्लस गोदाम, माल प्लस गोदाम, रेल प्लस गाड़ी, ठीक है, पूंजी प्लस पति, अजायब अजायब प्लस घर। तो दो भाषाओं को मिला करके जब हम बनाएंगे तो वो आपका कहलाएगा क्या, संकर शब्द, ठीक है। इसके बाद आते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला है आपका एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो केवल एक ही अर्थ देंगे। जैसे आपसे बोल दिया गया जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, तो उसके लिए आप क्या आंसर दोगे, सीधे सीधे दुर्गम, केवल एक ही उत्तर निकल के आएगा, दुर्गम। तो ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं केवल, वो कहलाते हैं एकार्थक या एकार्थी शब्द। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द्विज, द्विज शब्द के कई अर्थ हैं। द्विज मीन्स क्या होता है, द्विज मीन्स पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। इसी प्रकार से अंबर, अंबर मीन्स देख लीजिएगा, वस्त्र भी होता है, मेघ भी होता है, आकाश भी होता है, ठीक है। तो अंबर के भी कई अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रा, मुद्रा मीन्स देख लो सिक्का, चिन्ह भी हो सकता है, और मुखाकृति, कि भाई इस मुद्रा में बैठे हुए हैं, इस मुद्रा में बैठे हैं, तो एक मुखाकृति आपकी आकृति भी हो सकती है, और आपका पैसे सिक्के भी क्या होते हैं, मुद्रा ही होती है। नग, नग मीन्स क्या होता है, तो नग मीन्स पर्वत भी होता है और सर्प भी होता है, सांप भी नग होता है, सांप का पर्यायवाची क्या है, नग है, और ऐसे ही पर्वत को भी नग कहते हैं। कनक, कनक का तो आपने सुना भी होगा, यमक अलंकार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग वापाए बोराए, है ना। तो वही कनक क्या है आपका, दो अर्थ देता है, एक देता है आपका सोना और दूसरा अर्थ देता है क्या, धतूरा। तो इस तरीके से अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम समानार्थी शब्दों पर। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ कैसा होगा, समान होगा। सबसे पहला है आपका क्या, फूल। तो फूल का देख लो, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये तीनों समानार्थी 2018 में पूछा गया था। स्वर्ण, स्वर्ण का देखो कनक, हेम, सोना, तीनों स्वर्ण के समान वो हैं पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची देखिएगा, घोड़ा, घोटक, सैंधव, बाज, तुरंग, बहुत सारे हैं। खग का पक्षी हो जाएगा। धरती का भू, धरा, पृथ्वी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम का अर्थ होता है विपरीत या फिर कैसा, उल्टा। तो विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत या फिर उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आकर्षण का प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का कृतघ्न, जागृत का सुसुप्त, मुक्ति का बंधन, अनुकूल का प्रतिकूल। संधि का विक्षेद हो जाएगा, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र, अनुलोम का विलोम। क्लियर है, पूछे गए थे वही के वही मैंने लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। तो सम मीन्स समान, श्रुति मीन्स सुनने में, भिन्नार्थक भिन्न मीन्स अलग अलग अर्थ में। ऐसे शब्द जो सुनने में यानी कि उच्चारण करने में समान होते हैं परंतु अर्थ में अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि आपका अंश और अंश, अंश मीन्स होता है भाग और अंश मीन्स होता है कंधा। अनल, अनल मीन्स होती है आग और अनिल मीन्स होती है वायु। ऐसी उपकार और अपकार, उपकार मीन्स भलाई और अपकार मीन्स बुराई। तो लगभग अगर आप जल्दी में सुने तो लगता है कि हाँ सेम वही बोला, उपकार ही बोला, नहीं वो अपकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकार के आधार पर अगर हम बात करते हैं शब्द के भेद की, तो विकार के आधार पर देख लीजिएगा, सबसे पहले है आपका संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, चार थे ना यहाँ पर, कौन कौन से थे, सबसे पहले थी संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, चार होते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के भेद का मतलब ये है कि जैसे हमने लिंग बदला, मान लीजिएगा ऐसे बोल दिया हमने सेंटेंस विकार, जैसे मैंने बोला कि वह खेल रहा है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि वह खेल रहा है, ये सेंटेंस था हमारा। अब यहाँ पर हम वह की जगह क्या करें, वचन बदल दें, वह की जगह कर दें वे, तो क्या बन जाएगा, वे खेल
रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं क्रिया में अंतर हो गया, रहा ऐसे क्या हो गया, रहे हैं हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कैसी हुई, जैसे ही वचन को परिवर्तित किया क्रिया भी हमारी बदल गई। तो क्रिया किस में आ जाएगी, विकारी शब्द में आ जाएगी। सेम ऐसे विशेषण के साथ होता है और आपका किसके साथ, संज्ञा के साथ होता है। ठीक है, वचन या कुछ भी आप बदलेंगे, लिंग वचन कारक को बदलने पर, लिंग वचन कारक को बदलने पर जो आपके बदल जाते हैं वो कहलाते हैं विकारी शब्द। जिसमें आपका सबसे पहला क्या है, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी आदि के नाम को बोलते हैं संज्ञा। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं, मुख्य तो 3 भेद होते हैं, लेकिन उसमें आपका जो एक संज्ञा है कौन सी, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं, एक समूहवाचक हो जाता है और एक द्रव्यवाचक हो जाता है। ठीक है, जातिवाचक में ही हम पढ़ते हैं, तो मुख्य तो 3 भेद हैं और वैसे टोटल आपके 5 भेद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आती व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो ऐसी संज्ञा है जिसमें क्या हुआ, किसी विशेष व्यक्ति और स्थान का बोध होता है, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। सीता, नाम है किसी का। ठीक है, लड़की, देखो लड़कियां बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, पूरा लड़कियों का समूह हो जाएगा। भाई लड़कियों का पूरा समुदाय, पूरी जाति है लड़कियों की, लेकिन उसमें से नाम बोल दिया सीता, गीता, रीता, तो भाई वो क्या हो जाएंगी, विशेष नाम है, वो हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेम ऐसे ही रामायण, पुस्तक बोल दें तो कई सारी पुस्तकें, रामायण, गीता, महाभारत की ऐसे किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर एक नाम दे दें रामायण तो वो क्या हो जाएगी, एक विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेम ऐसी दिल्ली, भारत, गीता, गंगा, ये सारी की सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसमें क्या है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, उनमें से किसी एक मनुष्य का नाम ले लीजिएगा। मोहन, तो मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी पुस्तक, पूरी पुस्तकों की जाति का बोध करा रही है, तो जातिवाचक है, और उसमें से किसी एक पुस्तक का नाम ले लिया हमने, क्या, कुरान या गीता, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे देश, देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा, किसी एक देश का नाम ले लो, जापान, तो जापान क्या हो गया वहां पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रांत, प्रांत में आपका क्या, उत्तर प्रदेश बोला तो हो जाएगा जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, और प्रांत बोला तो जातिवाचक। ऐसे नगर, नदी, पर्वत इत्यादि ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा में ही सबसे पहला इसका भेद आता है क्या, समूहवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक में क्या होता है, समूह में क्या है, समूह का बोध कराते हैं ये। जैसे परिवार, एक ग्रुप का बोध करा रहे हैं ना, उसमें कई सारे मेंबर मिलकर के परिवार बना रहे हैं। आर्मी, एक समूह का बोध हो रहा है। कक्षा, विद्यार्थी मिलकर के कक्षा बनाते हैं। ऐसे मेला, झुंड, जानवरों का झुंड होता है, तो समूहवाचक क्या होगा, समूह का बोध कराएंगे। नेक्स्ट है पदार्थवाचक, सॉरी द्रव्य या पदार्थवाचक, इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो किसका बोध कराते हैं, पदार्थ का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रबर, लकड़ी, सबके सब क्या है, पदार्थ, इनसे कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वो होती हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं। इसके बाद आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, ऐसी संज्ञा जो किसका बोध कराती हैं, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराती हैं, वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर, जिसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, प्रेम, मित्रता, मानवता, बचपन, बुढ़ापा, प्यास, स्वार्थ, सुंदरता, सबकी सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे हमने बोला राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय से 2 बजे वापस आता है, राम विद्यालय से आने के बाद भोजन करता है। बार बार राम 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 बोले, इससे अच्छा हम क्या बोल दें कि राम विद्यालय जाता है, वह 2 बजे विद्यालय से वापस आता है, फिर वह भोजन करता है। तो ये वह शब्द क्या हुआ, संज्ञा के बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है इसको रोक दे रहा है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो यही कहलाएगा सर्वनाम। जैसे हो जाएगा वह, तुम, हम, मैं, वे इत्यादि। सर्वनाम में आपके पुरुष पूछ सकता है, तो सर्वनाम में आपके 3 पुरुष आते हैं। सबसे पहला पुरुष होता है प्रथम पुरुष, एक सेकेंड, पहला है आपका प्रथम पुरुष, दूसरा हो जाएगा, सॉरी वो मैं संस्कृत का बताने लगी, एक सेकेंड रुकिएगा। सर्वनाम में आपके 3 पुरुष आते हैं। पहला आएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है अन्य पुरुष। वहाँ पर ये प्रथम पुरुष हुआ करता था संस्कृत में, ठीक है।
उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष का मतलब है कि जो बोल रहा होगा, यानी कि वक्ता, बोलने वाला आता है उत्तम पुरुष में। श्रोता यानी कि सुनने वाला आता है मध्यम पुरुष में। और अन्य में आता है जिसके बारे में बात की जा रही होगी। जैसे उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने खाना खाया, हम सब घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो बात बता रहा है वो क्या है? वक्ता है। वो क्या है? उत्तम पुरुष है। तो इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे? तो मैं और हम जो आपके हैं ये किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम की बात करते हैं तो जो सुनने वाला है यानी कि श्रोता, तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं, हिंदी में आप भी बोल सकते हैं और तुम भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है? मध्यम पुरुष हैं। और अन्य पुरुष में जिसकी बारे में बात करी जा रही होगी, यानी कि क्या? वह, ठीक है, वे, या ये सारे के सारे क्या हैं आपके? वह और वे, ये हैं आपके अन्य पुरुष। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो कहलाते हैं क्रिया। यानी कि ये ऐसे शब्द जो ये बता रहे हैं कि काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो है क्रिया। जैसे बोला कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, पता चल रहा है कि राम कोई कार्य कर रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया? यहाँ पर पढ़ना हो गई क्रिया। ठीक है। वह फुटबॉल खेल रहा है, तो पता चल रहा है कि वह क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल खेलना, तो खेलना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया। तो कुछ क्रिया यहाँ पर लिखी है, पढ़ना, रोना, खेलना, सोना इत्यादि। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। और ये आपसे 2 बार सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, 2017 में भी और 2020 में भी। तो कौन कौन से विशेषण? अच्छा, बुरा, काला, नीला, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, छोटा आदि। अब कैसे समझोगे? तो देखो यहाँ पर मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या है? कि राम जो है वो कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और आपके अधिकतर जो विशेषण है वो संज्ञा से पहले लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, लड़का क्या है? संज्ञा है, और ये क्या है? अच्छा, विशेषण। अच्छा, विशेष्य भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना। विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि आपका जो संज्ञा शब्द होगा वो यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, जो संज्ञा होंगे ना आपके वो क्या होंगे? विशेष्य होंगे। चलिए, तो आज फिर मैं इतना ही रखूँगी, यहीं पर आज क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको आपके अगला जो टॉपिक रहेगा उसको कंप्लीट कराऊंगी। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।